जो मंच का आदेश के क्या भाई, मैं तुम्हारे सारे माज में जानता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं और वो भी कर लेता हूं, और जो तुम नहीं समझ रहे हो मैं वो भी कर लेता हूं। तो आप मेरे को हल्के में मत लो बिल्कुल भी। मैं दिखने में इतना, मेरी हाइट से मतलब जज मत करो मेरे को। मैं बता रहा हूं आपको, मैं जितना जमीन के ऊपर हूं ना उतना जमीन के नीचे भी हूं। मैं सच बता रहा हूं। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा हो गया, मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में ही उठा लिया मुन्ना मुन्ना कह के। नहीं, वो मेरे को पिलाया था, असर नहीं करा। हालांकि तुम्हें भी पिलाया था, लेकिन यहाँ असर नहीं करा। तो हाँ, सब चीज का हिसाब किताब है, मुझे सब मालूम है, सारे टोटके मुझे पता है। मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को, एकमात्र कवि हूँ पूरे देश में इस साइज का। है? मैं सच, देखो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस मिजाज का मैं कवि हूं ना, मेरे से तो यहाँ आते ही मुझसे मफतलाल जी ने पूछा, मेरी रेपुटेशन है मेरे भाई, मुझसे आते ही पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पहुए जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। दो पंक्तियों में मैंने जवाब दिया, अगर जवाब अच्छा लग जाए मेरे भाई तो तुम भी ताली बजाना। बोले तू खुद तो पहुए जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। मैंने कहा कि भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पहुआ मगर बोतल का मजा देता हूं। तो मैं सब कर लेता हूं मेरे भाई। मुझसे बोले अच्छा बता क्या मंगाया, मैंने कह तो दिया कॉन्फिडेंस में, लेकिन ये भी बनिया व्यक्ति। बोले बता क्या मंगाए। मैंने जो मंगा लिया हो, अगर आपको सुनकर के आनंद आ जाए, सुरूर आ जाए, मजा आ जाए तो जरा झूम के ताली बजा देना। बोले बता क्या मंगाए। मैंने कहा भाई साहब मंगाइए एरिस्टा कोट, वेग बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फंड्रो, प्लाइन ड्रॉप, एलिफेंट गोट फादर, इंप्रेस ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओलमंग, पीटर स्कॉट, टीजर स्कॉट, रोलिस, सिग्नेचर, वेक्स, सिग्नाइन, ट्रिपल एस, जैंगी, जिंगारो। वाह क्या, पूरा तो सुन लो, छोड़ के एक गिलास ग्लूकोस, क्योंकि जैसी अपनी हाइट है सारी चीजें अपने को सपोर्ट ही नहीं करती। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा मैं देखो बनिया व्यक्ति, इंदौर का रहने वाला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते सर हम। मुझे मालूम है आप ब्रज वाले हो, अपनी मस्ती में रहने वाले हो, आपको समय रहते बांसुरी बजाना भी आता और समय रहते लठ बजाना भी आता। मैं सब जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन मैं भी शुद्ध बनिया मालवा का हूँ। मैं यकीन जानिए मेरी कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। मेरे घर के सामने, भाई ये तो एक तो डंडा नीचे रख ले ओ मेरे भाई, मेरे को डर लगता है यार। मैं अभी एक कवि सम्मेलन में गया था, वहाँ ऐसे एक बासाब जो है डंडा लेके कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, मेरा डर जाता है। सच बता रहा हूँ आपको। तो मैं सच बता रहा था आप लोगों को, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी, तो मैंने लव लेटर लिखा सर, दिल का पूरा हाल लिख डाला, और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा आ गए अच्छे दिन, अपने लिए इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे। अभी कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख डाला, वही घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे फिर आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। तो 3-4 दिन तक मैं यही क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना नौजवान साथियों, मेरी पूरी हिम्मत करी मैंने, पूरी हिम्मत करके उसके घर गया। अरे अभी सुन तो लो, अभी पहुंचा नहीं हूं, रास्ते में हूं। उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं है, तो मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपकी ये पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। उसने जो कारण बताया, अगर कारण वाकई में ठीक ठीक समझ में आ जाए तो आपकी तालियां, आपका ठहाका दोनों उठे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया। 5 साल से हम लोग नंबर 1 है, और अभी 2 दिन पहले 6वीं बार नंबर 1 आया। कभी मुझे यहाँ नोजिल में मौका दे करके देखो,
बहुत अच्छा कवि हूं मैं, सच बता रहा हूं आप लोगों को। पानी पी लूं क्या? हाँ मुझे मालूम है। हाँ ये 9 झील वाले पौवे को बोतल दे देते हैं। इनके पास तो पूरी झील की झील है, ये लोग तो अपने पर आए तो सब कुछ दे सकते हैं, मैं जानता हूं इन लोगों को। उसमें धक्का भी दे सकते हैं कभी ना जमे तो। नहीं देखो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एडवांस व्यक्ति हूं। मैंने तो इस उम्र में ये शोध कर लिया कि पूरी जिंदगी निकल जाती, इंसान केवल 3 काम करता है। एक भागा दौड़ी, दूसरी हाथा जोड़ी और तीसरी माथा फोड़ी। इसके अलावा कुछ नहीं करता। कवियों को देख लो, सारे के सारे भागा दौड़ी करके यहाँ आ गए। अब हाथा जोड़ी करके ताली वाली बजा के कार्यक्रम जमा रहे, माथा फोड़ी अपनी पेमेंट के टाइम पे। सारे मामले फिक्स है। मैं सच बता रहा, कहीं कोई बात नहीं बन रही थी और बन जाए तो अपनी किस्मत टॉप क्लास। मैं बस में सफर कर रहा था अपनी प्रेमिका के साथ में। अबे तुम्हारी थोड़ी थी, मेरी थी। तुम काहे को होए होए वैसे मजे ले रहे हो। तो मैं सफर कर रहा था, वो खिड़की वाली साइड, मैं खिड़की वाली साइड बैठा हूँ, बगल में बैठी। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी, हाफ टिकट। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके ताली नहीं बजाएंगे। और हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था। कमबख्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चों को गोदी में बिठाइए। तो अपना मामला वहां फंसा हुआ है। ये आदरणीय रसिक जी देश के बहुत बड़े कवि हैं, ये मुझे सजेशन देते, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका कर। तो चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़, अभी ने कैसे बताऊं मैं पेड़ पे दिन में क्या रात रात भर पेड़ पे लटका रहता था। मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती थी। वो एक चमगादड़ ने मुझसे पूछा, बोले चेतन पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई होती। और वो समय से चमगादड़ से चील हो गई होती तो अपने को कोरोना ही नहीं मिलता। क्या अद्भुत बीमारी आई यार कोरोना। पुलिस वाले भी आप लोगों ने देखा होगा, वो दिल्ली और सब जगह पर वो डंडा वंडा सैनिटाइज करके थे। जो रास्ते में मिल रहा था वही नागरिक अभिनंदन हो रहा था। वो मोदी जी आए थे रात को 8 बजे मेरे भाई 22 मार्च को। भाइयों बहनों लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, बोल दिया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन भारतीय पुरुष जिस चीज की मना करो वही करे। मेरे साथ में एक घटना हुई, घटना आप लोगों तक पहुंचेगी, आपका ठहाका आएगा। पहली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं मस्ती के साथ में अपने रंग की कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या चेतूजी लेके आ गए। पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी के सूजी लेने गए थे, वह सूजी लेके आ गए। सूजी लेने गए थे, वह सूजी लेके आ गए। तो अद्भुत मामला है। और जिस तरह से, अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस वाले भी। मेरी तो पता नहीं लेकिन आपकी लग रही है। मेरे भाई हिंदी कवि सम्मेलन मंच के इस बड़े मंच से एक टिप्पणी करना चाहता हूं आपको। मेरा ये मानना है, इन तमाम बड़े लोगों की अगवानी में एक बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ में लेकर के जाइएगा। मेरा ये मानना है जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। कहीं देवल आशीष जी ने लिखा कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या। अगर मैं विपरीत परिस्थितियों में हंसाने का क्रम कर रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी भी अधिक है। कहा कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला के चेहरों पे उदासी है, गमों से खौफ खा के मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। मस्ती में रहिए, मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, मुझे तो ध्यान है दादा, मैं व्यंग का कवि हूं, व्यंग तक पहुंचना मुझे तो ध्यान है। एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था,
तो यहाँ जैसे समाज सेवी लोग हैं, दादा समाज सेवी हैं, तमाम इस तरह के काम करते रहते, समझा सकते हैं। ऐसे मैंने भी उसे समझाया। मैंने कहा यार हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, गबरू हो, पहलवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। ये काम करते हुए तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोले मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यहाँ भारत में क्यों भीख मांग रहा हूं? पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे हैं। आपकी तालियां यकीन जानिए थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास है अगली टिप्पणी पे तालियां आपकी दुगनी हो जाएगी और ठहाका चौगुना। बोले वहां किससे जाके मांगू? वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा वो तुम्हारा नया नया प्रधानमंत्री जो बना है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नए वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जाके मांग। वो बोला मैं नया वाला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। भाई वाह वाह। अद्भुत अद्भुत व्यक्ति है वो साहब। वो एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया शहबाज शरीफ से, बोले वो जो पुराने प्रधानमंत्री थे इमरान खान, आप उनसे किन मामलों में बेहतर हो? शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया, जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो आपका ठहाका और तालियां उठनी चाहिए। उन्होंने पूछा पत्रकार ने कि आप पुराने वाले प्रधानमंत्री वजीर आजम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से किस मामले में बेहतर हो? शहबाज शरीफ बोला देखो उनकी 3 बीवियां थी, मेरी 6 है। मेरा दुख यह है कि अपने वाले की एक भी नहीं है। बाबूजी आप गजब बैठे हुए हो। ऐसे हमारे यहाँ सुबह 6 बजे बैठते हैं। आपको प्रणाम करता हूं। क्या जिंदा दिली के साथ में आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है अब तक। अन्य बड़े कवियों तक भी हमें पहुंचना है। हास्य के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आसपास देखिए। मेरा तो एक दोस्त है, अभी हरविंदर पाल जी ने बताया आप लोगों को, मेरा एक दोस्त है दादा राजू हकला। मेरा एक दोस्त है राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला, शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। लड़की चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। मैंने कहा यार राजू उम्र आधी होने आई, अब तक कोई प्रेमिका नहीं बनाई। बोले बनाइए ना 3। बोले बनाइए ना 3। एक से एक हसीन, पर हर बार हो जाते थे टन टन टंटे। पहली चली 3 सेकेंड, पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट और तीसरी 3 घंटे। 3 सेकेंड, 3 मिनट और 3 घंटे की प्रेम कहानी बता रहा हूं। एक एक कहानी पे आपका ठहाका उठेगा। 3 सेकेंड की भी प्रेम कहानी हो सकती है। ये चमत्कार केवल कवि ही कर सकता है। अगर आप तक बात पहुंचे तो आपकी तालियां उठाइएगा। गोली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट, तीसरी 3 घंटे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? बोला ऐसे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? बोला ऐसे। देखते ही हो गया था प्यार। मैं करता इजहार और पूछता नाम। उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी ये काम। 3 सेकेंड की प्रेम कहानी में मजा आया? ताली बजाओ। अब 3 मिनट की प्रेम कहानी सुनना और अपनी तालियां 3 गुना कर देना। मैंने कहा जो दूसरी थी 3 मिनट वाली, मैंने कहा जो दूसरी थी वो क्यों छूट गई? मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं, दूसरा था। मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं, दूसरा था। एंजल प्रिया की आई थी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट। खूबसूरत लड़की समझ के कर ली एक्सेप्ट। बस यही हो गया सारा मसला। जिसको हसीना समझ रहा था वो मुच्छड़ रमेश निकला।
मैंने कहा जो तीसरी थी, फाइनल वाली, मैंने कहा जो तीसरी थी वो क्यों छूट गई? बोले यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा बात क्या हो गई थी ऐसी? बोले उसकी आंखें थी ऐश्वर्या के, चाल थी माधुरी के जैसी, कटरीना सी खूबसूरत नजर आती थी, पर क्या बताऊं यार, वो बोलते समय हकलाती थी। हास्य कहीं से भी हो सकता है, वो सच में यकीन जानिए वो क्रिकेट टीम का कैप्टन था, वो राजू। वो एम्पायर के पास चला गया टॉस उछालने के लिए। एम्पायर ने बोला बोल मांग, हेड या टेल? बोला इतना अद्भुत व्यक्ति। आपके यहाँ शादियों में पंगत होती है, पंगत एक के बाद एक बैठते हैं सर, बहुत अटेंड करिए यार तुमने। वो भी आया था उसने वो पूरी के धामा उठाया, पूरी का, बोले पु, 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 6 लोग छोड़ दिए। सब्जी उठा लाया, बोले फिर 6 लोग छोड़ दिए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ यार, गुलाब जामुन का मत लाना, नहीं तो। अद्भुत ही मामला है। जरा एक बार ताली वाली बजाइए। और भी है, तमाम बड़े लोगों को भी हमें सुनना। केवल एक कविता आपके मन की आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, मस्ती के साथ में सुनिएगा। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती, कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। अगली पंक्ति आप सुनना मुझे और देखना रूबिया खान जी को। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है, और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया, और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तरह सजने लगे, खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी, मैंने गेट खोला, सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूँ, इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूँ। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी, बेटा बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए, बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना है, पहले मुझे बताइए। तो बोली कि उन्हें यह समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है, कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को, एक तो मेरा ये मानना है कि जो छोटी हाइट वाले होते हैं ना, उनकी शादी होनी ही नहीं चाहिए। नहीं है की बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और हो भी जाए तो जो छोटी हाइट वाला दूल्हा होता है ना, उसको घोड़ी पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आप तो घोड़ी पे बिठा देते हो, आसपास वाले बोलते भाई साहब सहबाला तो बिठा दिया, आप कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। नॉर्मल व्यक्ति की शादी हुई, अपने विनोद भैया की हुई थी, तो इनकी शादी में दोस्तों ने बारात में फरमाइश करी थी गाने की। बोले इनके लिए गाना बजाओ, आज मेरे यार की शादी है। छोटी हाइट वालों के लिए ऐसा नहीं होता। बोले इसके लिए गाना बजाओ, जिसका पति छोटा। तुम्ही ने बजाया था क्या? फिर रिमिक्स चालू कर देते, बोले दूसरा लगाओ, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टिपी टिपी टॉप टॉप। अच्छा बारात आगे बढ़ती है, वो शादी में एक कैरेक्टर होती है साली, आधी घर वाली, जूते चुरा ले जाती है। ये विनोद भैया के चुराए थे, तो इन्हें नेग दिया, तो उसने जूते दिए। आप जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं दिए, वापस किए। छोटी हाइट वाले यहाँ टेंशन नहीं लेते, सामने से बुलाते हैं साली को, मैडम इधर आओ। जूते चुरा के लेके गई ना, वो तो लाइटों वाले, सिटी वाले तो अभी भी मेरे पास।
बहुत बारीक बात थी, कुछ लोगों को कल तक समझ में आएगी। बस एक दिक्कत होती है, फेरे के टाइम पे पुलिस पकड़ ले जाती है। बोले बाल विवाह करवा रहे थे ये। वो पुलिस स्टेशन में, थाने में शादी होती है, विदाई के टाइम पे पता ही नहीं चलता विदाई करवा के ला रहा है कि रिहाई करवा के ला रहा है। शुभ मंगल सावधान विवाह संपन्न हो गया। असली सीन तो अब बनता है, सब अपने कमरे में। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो कुंदी ऊपर होती है। मेरे भाई वो उचक उचक के लगाओ तो भी नहीं लगती। वो दुल्हन को भी नहीं बोल सकते कि बहन तू ही लगा दे। तुम जैसे किसी को ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू अंदर से कुंडी लगा के बाहर चले जा। तो पूरी रात या तो दुल्हन को देखते रहते या दरवाजे की तरफ देखते रहते। यार तुम लोग अद्भुत हो, मतलब गजब के टाइपराइटर जैसे हो, मारो कहीं लगे वहीं। क्या इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। नोझिल वालों, मेरी एक पंक्ति की लाज रख लेना। अब तक आपकी तमाम मस्खरी बातों को मैंने सहा है, लेकिन एक टिप्पणी में अगर देश की स्थिति का आईना आपके सामने रख दिया हो तो आपके आशीर्वाद की तालियां मिले। अंजुम रहबर जी कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। जितनी तालियां आपकी इस बात पर बजी, इसकी दुगनी तालियां अगली बात पर बजनी चाहिए। अगर एक पंक्ति में अपने आप पर व्यंग करते हुए इस देश की स्थिति का आईना आपके सामने रख दिया हो तो पीछे तक के हाथ, पीछे तक के लोगों के हाथ हवा में लहरते दिखे कि अरे अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब बताना नोझिल वालों, अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास। पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। अंतिम दो पंक्ति आपकी विदाई की तालियां मिले, भरपूर आशीर्वाद मिले कि मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दशहरा, बहुत बहुत आभार। एक पति पत्नी का हमने एक एक्ट बनाया है और वो आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं, तो हम वो शुरू करते हैं। हाँ, हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बना कर लाए हो? सच सच बतला दो, किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी किस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं। पैसे बचाने के लिए करते मेट्रो में सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। सब जानते हैं हम, ये मर्द ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाते हैं। जहां भी मेट्रो या बस में लड़की देखी सट के खड़े हो जाते हैं। अरे वल्लभ, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। अच्छा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो? इतने ही बड़े मर्द हो तो सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही मर्दों को हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम जा पहुंची हैं चांद पर और ये मर्द कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिलखिल जाता है
और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं जानता हमारा नया पड़ोसी भी तो छत पर मुझे ही देखने आता है। हाँ, उस दिन पड़ोसी से कह रही थी, लाइए आपका बटन लगा दूं, दिल तो क्या उसे धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, पड़ोसी का बटन लगा दिया तो इनको चिढ़ मचा दी। अरे ये क्यों भूलते हो, उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारे लिए मुफ्त में मंगवा दी। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है, भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। भाभी जी कहा है तो फिर भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अब वो बटन जानबूझकर तोड़े या खुद टूटे, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता, कल मैं ऑफिस में क्या पहनकर जाऊंगा और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा? वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं, तुमसे कमीज का बटन नहीं लगता, वो तो ब्लाउज के हुक तक लगाते हैं। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, अब तो ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं, इसे 440 वोल्ट का झटका लग जाए। हे भगवान, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ, और खुद क्या कम झटके देती है, जो करंट का झटका रह गया बाकी। अच्छा, तो फिर अब ये झटका तुम्हें बल्लो ही दिलाएगी, और जाओ, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो वालों का, दीपक गोयल जी, भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। भाड़ में गई चेन, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर अशोक अग्रवाल जी, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप ही बताओ, क्या आपकी पत्नी भी आपसे बटन लगवाया है? ओ रंगीले रसिया, ये अशोक अग्रवाल जी यहाँ सबके सामने थोड़े ही बताएंगे। तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो, घर जाकर देख लेना, पत्नी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। अरे तुम्हारे जैसे 100 चूहों को मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ। पर चलो, नौझील के मेले में कह रहे हो तो लाओ दो, मैं बटन लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। जब मर्द तुम जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति ही दिखानी होती है, और मर्द शॉपिंग के लिए छुट्टी ना ले तो फिर इनको सुई ही चुभानी होती है। देख लो अनिल जी देख लो, ये बल्लो मेरी सारी तनख्वाह तो मिनटों में उड़ाती है, और एक बटन लगाने में इतने नखरे दिखाती है। अनिल जी, आप लोग खुद ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने के लिए हफ्ते में एक दिन साबुन से नहाएगा, वो क्या खाक अपनी बीवी को शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। सही कहा, बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज पहनी है, इसे मैं 10 बार रफू करवा चुकी हूँ, और इसमें मैंने 70 बार बटन लगाया है। बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है
उधर देख, वो रूबिया खान मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो यहाँ सबके सामने भी हो रही हैं आंखें चार और इनको दूसरों पर आ रहा है प्यार। तुम्हारा ये किस्सा कल ही खत्म करवाऊंगी और चलो मेरे साथ मार्केट, तुम्हें एक नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा मफतलाल जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है। कल मार्केट जाऊंगी, इन्हीं का क्रेडिट कार्ड यूज कराऊंगी, कमीज इनको 1 दिलवाऊंगी और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। थैंक यू। कैसा लगा आप सबको? तो देखो, कवियों का काम बहुत लंबी लंबी छोड़ने का है। सब कवि क्रम से आएंगे, एक एक करके बहुत लंबी लंबी छोड़ेंगे। आपको पता है, एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं लगता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। तो मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला जब मैं नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है, मैं फिर खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैं एक फित्ता लेके आया और मैंने फित्ते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं घटेगा। तो सब कभी एक एक करके आएंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे। मैं तो पंकज टूटपड़े जी बैठे हैं, इन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं पहले कवि के रूप में। मैंने तो पंकज भाई से पूछ लिया, मैंने कहा पंकज भाई एक बात बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख लोगों के नाम। इन्होंने जो 3 नाम बताए, बात आप तक पहुंच जाए, मंच भी तालियां बजाएगा और आप सब भी बजाइएगा। मैंने कहा पंकज भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख लोगों के नाम। इन्होंने पहला जो नाम बताया, बोले विजय माल्या, दूसरा नीरव मोदी, तीसरा मेहुल चोकसी। बात आप तक पहुंची हो तो एक बार तालियां बजाएं। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं पंकज भाई को कि कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई, कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई, कहीं भूकंप के झटके बनाते हैं बड़ी खाई, और जमाने के जमाने बीत जाते हैं बदलने में, किसी ने एक दिन में आज तक मंजिल नहीं पाई, किसी ने एक दिन में आज तक मंजिल नहीं पाई। वर्षों की साधना, वर्षों की लगन, पूरा जीवन लगा दिया भाई पंकज टूटपड़े। जोरदार तालियां। सामने सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं और सैल पे स्टार्ट होता हूं। जी स्वागत। 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, पसंद आए ठीक है, नहीं फिर 5-6 और सुनाऊंगा। मैं पंकज भाई जितनी मर्जी सुना लो, ये तो सवेरे तक खाली बैठे हैं, घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। मुझे कवि सम्मेलन में गाजियाबाद जाना था। मैंने घरवाली से कहा मैंने कपड़े तैयार कर दे, मुझे गाजियाबाद जाना है कवि सम्मेलन में। वो बोली मैं भी चलूंगी तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने, बोली मैं भी चलूंगी तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने। मैंने कहा चलना भाई। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा था। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा 1 लाख दूंगा, दिल्ली जाके गिरेगा। मेरी घरवाली बोली भैया हल्की सी इनमें उमार दे, इन्हें गाजियाबाद जाना है। देखिए एक यार को सुस्त देखकर यार दूसरा बोला, एक यार को सुस्त देखकर यार दूसरा बोला, क्यों मुरझाया चेहरा तेरा, भेद नहीं कुछ खोला। पहले वाला बोला भैया भैंस खो गई मेरी, दूध 10 किलो देती थी, बंद हो गई डेयरी। यार यार से बोला हंसकर सुन ले मेरे यार, जाकर पेपर में निकलवा दे, दे दे इश्तिहार। बोला इश्तिहार दे मन को मेरे, मिलेगी नहीं शांति, कैसे पढ़ेगी भैंस, पेपर पढ़ना नहीं जानती। कैसे पढ़ेगी भैंस, पेपर पढ़ना नहीं जानती। मैंने कहा थाने जा, रिपोर्ट लिखा, तेरे पूरे होंगे इरादे, भैंस का मालिक अपनी जगह आजम खां लिखवा दे। चौधरी साहब ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक भैंस लेनी है।
चौधरी साहब ने अपने बेटे से कहा एक भैंस लेनी है। चौधरी साहब बोले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का परिणाम आने तक रुक जा, अगर योगी की सरकार बन जाए तो मोल ले आइयो, और अखिलेश की बन जाए तो काऊ की खोल ले आइयो। वाह पंकज भाई। देखिए छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं साहब। देखिए हमने राम मंदिर पर कविता बनाई गुरु, हमने राम मंदिर पर कविता बनाई, नहीं चली साहब, वो मुद्दा खत्म हो गया। धारा 370 पर बनाई, वो भी मुद्दा खत्म। अब हमने बनाई है महंगाई पे खत्म करके दिखाओ। हमने बनाई है कि महंगाई बढ़ गई है इतनी, भाई लालटेन झप बोलो लप लाई लप। दाल है महंगी, तेल है महंगा। हकीकत बात कहता हूं कि दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। और घरवाली ने लिस्ट थमाई, जेब कर गई, बाप का बोलो लप लाई लप। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, सोचने वाली बात है दादा। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहां से लाएं भाई, योजना ठप बोलो लप लाई लप। जब चुनाव की जुरे सभाएं, जब चुनाव की जुरे सभाएं कोरोना जी नजर ना आए, जब चुनाव की जुरे सभाएं कोरोना जी नजर ना आए, भीड़ देख के भजे कोरोना, नेता मारे गप बोलो लप लाई लप। मिले हाथ को काम नहीं, मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं, और रोजगार के नाम पे भैया तलो पकौड़ा छप बोलो लप लाई लप। देखिए मैं किसी को नहीं बख्शता हूं साहब, किसी भी पार्टी से मेरा जायज या नाजायज संबंध नहीं है। जे पहले बबुआ की सरकार बनी, एक कविता सुनाता हूं छोटी सी है। बबुआ की सरकार बनी थी, विद्युत चाल भली देखी थी। बबुआ की सरकार बनी जब विद्युत चाल भली देखी थी, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी थी। बबुआ की सरकार बनी तो विद्युत चाल भली देखी थी, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी थी। अच्छे दिन को जाओ भूल, गर्मी है नहीं मौसम कूल, मच्छर मार रहे थे और जनता को जो फूल बना दे वो सरकार चली देखी थी। बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी थी। इतने लैपटॉप बंटवाए, इतने लैपटॉप बंटवाए, नव जीवन में खुशियां लाए। अब कुछ थोड़ा काम बना दो, अब की जनरेटर बंटवा दो। जिनकी नई हुई है शादी उनको बात खली देखी है, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी। बहुत समय की बात है, बहुत परेशान था। एक समय की बात है, बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाजा खटखटाया। जोशी का नौकर बाहर आया, मैंने 10 का नोट टिकाया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। वो बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे? बोला सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल रहे हैं, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उसको 10 का नोट टिकाया, सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूं, कुछ बताइए। जोशी जी बोले पहले 51 रुपए मेरी फीस लाइए। मैंने 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने मेरा हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा। जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तो तुम्हें 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया। मैंने 10 का नोट टिकाया, फिर जोशी जी के पास आया। मैंने कहा अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी जी बोले तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 लाइए।
मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। जोशी जी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैं सीधा अस्पताल आया, मैंने डॉक्टर से बोला मेरा एक बेड रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हो, फिर किस लिए? मैंने अभी तो ठीक हुई, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा लो तुम भी 100 का नोट संभालो। बेड रिजर्व करवा के अपने घर पे आया, 15 तारीख को फोन आया, साहब फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो? जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो? ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया, मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं पान की दुकान पे पान खाने जा रहा हूं। जोशी जी बोले पान की दुकान पे ही मिलना, स्कूटर लेके आ रहा हूं। जोशी जी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा। अब खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मैंने जोशी जी को उसी बेड पे एडमिट कराया, फिर उनसे उनका हाल पूछने आया तो उन्होंने बताया कि उस दिन मैं भांग इतनी चढ़ा गया कि कुंडली अपनी देख रहा था, भविष्य तुम्हारा बता गया। देखिए मेरी एक आदत है, मैं कभी भी कहीं जाता हूं तो खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं। पहले दादा खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं, हाथ से वहीं से निकलता है। देखिए यहाँ भी आप किनारे पे बैठे हो भाई। हाँ मेरी आदत है, खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं और विज्ञापन जो साइड में होते हैं उन्हें पढ़ता हुआ जाता हूं। देखिए हाथ से वहीं से निकलता है कि एक जगह लिखा हुआ था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी, आगे लिखा था कि नामर्द रोगी मिले हर शुक्रवार। एक जगह लिखा था बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं, आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहां उपलब्ध हैं। एक जगह लिखा था खूबसूरती बढ़ाएं, थोड़ा आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था सहनाई हवाई चप्पल। एक जगह लिखा था मोटापे से परेशान, थोड़ा आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंटर। इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई दादा, इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई। 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी, इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो टुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारे एक ही बात समझ में आई, श्रीमान हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान, हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा हमारे भाई चेतन चर्चित ने काव्य पाठ किया, नेताओं की बात की। तो मुझे तो याद आ रहा है कोई नेता ने अपनी पत्नी से कहा तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। चुनाव में लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दिया। तो पत्नी बोली मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। तो आप सबकी अनुरोध पर, आप सबकी डिमांड पर, जो आपके दिलों पर राज करते हैं, मैं ऐसे बाबूलाल जी को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन वो तालियां बजनी चाहिए, वो ऊंचाई में देखना चाहता हूं जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है और एक एक दिलों में धड़कते हैं वो बाबूलाल जी।
एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से अगर सुनना चाहता है तो मैं बाबूलाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वे आए और अपना श्रेष्ठ काव्य पाठ करें। बाबूलाल तो आपके साइज का ही है बाबा, तो मैंने कर दिया साइज का। आप सोच रहे हो ये चेतन के साइज का ही है अभी। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं ये सोच रहा था जब से बैठा बैठा कि शायद मेरा नंबर नहीं आए, पर गुप्ता जी ने मुझे बैठे को उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। मेरे भाई साहब विनोद पाल जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, आप कहो तो इनको ब्याज समेत चुका दूं साहब। देखो साहब, मेरा एक दिन दिल्ली जाना हुआ, मैंने कहा अब रात हो गई, कहाँ रुकूं? तो मन में ख्याल आया क्यों ना विनोद जी के यहाँ रुक लूं। मैं विनोद जी के यहाँ गया साहब, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही थी। मैं पहुंचा, इन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया और घरवाली को आवाज लगाई कि शायद आज बोलना शुरू कर दे। अरे बोल जरा बाबूलाल डी आए, थोड़ा पानी लाना। साहब घरवाली गुस्से में थी, बोली बोल पानी बुरो क्यों घड़ा में, पानी देने नहीं आई। अरे बोले पानी लाना, बोल बुरा क्यों घड़ा में। ये कभी थे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया, क्या तो डीजिया के आगे मेरी तो हुई होगी। तो ये बोले बोल घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में। बोल घर कहाँ है? के गांव में। बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। पंचायत कहाँ है? के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। बोल जिला कहाँ है? के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। बोल भारत कहाँ है? के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बुरे क्यों घड़ा में, लादर पे बादर। ये इनकी सब औकात है। और मेरे भाई साहब चौधरी जी कविता पढ़ रहे, भाई साहब सच कह रहा हूँ, बोझ की ये कविता पढ़ रहे थे, मैं यह हिसाब कहाँ पर रहा था। पर इनको एक बात बता दूं कि मैं भी इटावा कब सम्मेलन में गया था। इटावा जब कब सम्मेलन में मैं गया था, इनकी धर्मपत्नी इनकी कविता सुनने के लिए श्रोता में आ बैठी। ये वोज के कवि थे साहब, तो ये वोज के कवि तो वोज की बात करते हैं। इन्होंने वहां कविता पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरवाली ठाड़ी है कि बोली वो रिंदर चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है तू का धारा का गगन में बदले। इसलिए भाई साहब हम भी वोज नहीं लिखते। तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे कहा, बोले ऐसा कर, तेरी उम्र 60 साल की हो गई, ये हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने क्या लिखूं? बोले वोज लिख। मेरी मोई में वोज ना है तो वोज का लिखूं? अरे बोल श्रृंगार लिख। मैंने श्रृंगार में नहीं लिख सका, भगवान ने रंग रूपी नहीं दिया। तो बोल गीत लिख। मैंने मैं कोई गीत बीत नहीं लिखूंगा, मेरे देश में साहब ऐसे ऐसे गीत चले जो देश का बंटा डार कर दिया। भाई साहब मैं जब छोटा था एक गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से मैं कहूं बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है? सर काले खटिया जाड़ो लगे क्या गीत चले था। मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, वहां नहीं मिले सजना। यहाँ नौजीन में आ जाती, कितने सदन चाहिए यहाँ से ले जाती। ये गीत ऐसे चले, बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा। मैंने कुत्ता है का जो तू सूंघते सूंघते आ जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं कोई गीत बीत नहीं लगता। मैं मात्र 8वीं पास कवि हूँ, गाँव का कवि हूँ, गाँव से निकला हूँ। ये जब है विद्वान कवि है, पढ़े लिखे। अब पढ़ लिख के न कोई तीर तो मारना लियो कर कबता रहे भाई, मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। और एक बात और बताऊं साहब कि मैंने कोई कविता दिल से नहीं लिखी है। आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। सुबह घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहा हूँ? मैंने उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हम कुत्ता मुंह देखो मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर। भाई साहब हुए बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? कंडक्टर बोलियो
बाबा क्यों? मैंने वो ड्राइवर बोला, बोल बाबा आ मेरे पहिया के नीचे तो आज सुरख पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है? मैंने पता है बीच में तू भी तो बोलेगा। तो 32 तेरे और 32 से आ गया। भाई साहब मुझे पता नहीं उस बात में विनोद पाल जी बैठे थे। मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने कहा विनोद पाल जी पैर से विकलांग हूं, मुझे बैठ जाने दो बगल में। बोल पीछे जा। भाई साहब पीछे गया, उसने कहा आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए मुझे बैठने को, किसी ने जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, कब से मेरे को देख रहा। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। विनोद पाल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं हटता हूँ, आप बैठ जाओ। लेकिन भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठे। नहीं बाबा ताली बजावा नहीं, किस्मत का खेल है सब। मुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप है ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने विनोद पाल जी की तरफ इशारा कर दिया, मैंने कहा इनसे ले ले। तो भिखारी ने विनोद पाल जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और पर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है हमको। और भाई साहब जब मैं भरतपुर बस अड्डे पे आया तो और भी गजब हो गया। एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाहे तो 5 रुपए की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बने हो नहीं, मैं महलन में रह रहा हूँ तेरी तरह पहले। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान के। कहाँ जा रहे हो? मैंने कि कब सम्मेलन में कविता पढ़ने। बोले कभी है? मैंने कि जी हाँ। बोला आप क्या कभी हैं? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊं? तो बोले ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और ज्यादा ते घरवारी आई है, वादन ते लोई लो चल रोए। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, भाई साहब खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ दिया और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ करना है, यहाँ कोई डॉक्टर हो, मैं तो अपने राजस्थान के डॉक्टर की कविता पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा बहुत तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? एक छोटी सी रचना। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरबारी। बोली यदि सुनते हो। मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। वो मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी।
मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करनी? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चले आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, तेरे जलने के बाद तू पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। मैं आपको 6 मिनट में घर की रामायण सुना देता हूँ साहब। घर में महाभारत तो सबके होती है, घर में महाभारत तो सबके होती है, आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाती है, लेकिन घर में रामायण होना बहुत मुश्किल काम है साहब। इसकी भूमिका में मैंने एक बात कही, एक पब्लिशर, एक किताब छापने वाले ने एक पुस्तक छापी, नाम रामायण, 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपए। सेल्स बॉय रखे हुए थे, सब आते रामायण लेके जाते, जो जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। एक दिन एक हकला आ गया साहब, हकला बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। कोई शाम को 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया। हकला 20 ले गया था, 20 की 20 बेच आया। पब्लिशर ने पूछा कैसे बेची? बोला क्यों बताऊं? बोला बता तो सही, तो बहुत बढ़िया सेल्स बॉय है, कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपए है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? एक बार मिलके ताली बजा दो, नहीं तो कविता भी ऐसे सुनाऊंगा। आइए मस्ती में आ जाइएगा साहब, पूरी मस्ती में आ जाइएगा कि पहले दिन रामलीला देखने के बाद जब मैं घर पर आया तो मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से फरमाया कि पापा हम जो भी रामलीला में देख कर आएंगे वही अपने घर पे करके दिखाएंगे। जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, मैंने कहा वो तो ठीक है, पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता। वो तो ठीक है पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता, क्योंकि राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। यहाँ तो एक भी भारी पड़ रही है, जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है, कानूनी बंदिश होने के नाते से दूसरी ला नहीं सकता, और कहीं एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसलिए बदलवा नहीं सकता। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी और आपके हाथों से मरेगी। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, कैकेयी को ताड़का बता रहा है।
मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, कि कई को ताड़का बता रहा है और तेरी जबान बड़ी चलती है। माँ क्या तुझे राक्षसों के खानदान की लगती है? आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। उसने सुन लिया तो कूप भून में चली जाएगी। 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा बेटा, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। हम तो यार रामायण की बात करते हैं, वो महाभारत करके दिखाएगी। अगले दिन बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना राम वनवास देखने के बाद। इन पंक्तियों से पहले मैं आपको बता दूं, मैं मूलतः हिसार का हूँ। मैं व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली रहता हूँ और मेरे माँ जी बाबू जी हिसार में रहते हैं। मैं हर समय सुख दुख में उनके पास नहीं होता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं दिल्ली में रहकर भी वनवास काट रहा हूँ। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना। और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? अब इन पंक्तियों में जिसे हम देश का दिल, महानगर, राजधानी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, ना जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, मैं उसका चित्र दिखाना चाहता हूं आपको, शब्द चित्र। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पंक्तियों के बीच में ताली मत बजाइएगा साहब, प्लीज। मेरी पंक्तियों के बीच में कोई ताली मत बजाना। हाँ, जब पंक्तियां खत्म हो जाए और आपको लगे कि मैंने सही चित्र दिखाया है, तो कोई हाथ खाली ना बचे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। और अगर लगे कि मैंने गलत चित्र दिखाया है तो मुझे हूट करना, कुछ ना कुछ जरूर करना। क्योंकि गुरु चाणक्य ने कहा है, समाज को देश की दुष्टों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना देश की सज्जनों की निष्क्रियता से। आप सज्जन लोग बैठे हैं, निष्क्रिय मत रहिएगा। कि बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आगे से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना। और उस दिन से आज तक वनवासी तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा। बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। संवेदनाहीन जानवर, मानवता विहीन जानवर, गर्दन और जेब काटते जानवर, दीमक की तरह देश को चाटते जानवर, कानून से करते खिलवाड़ जानवर, अबलाओं की इज्जत पर करते वार जानवर, रक्षक से भक्षक बने जानवर, गरीबों के खून से सने जानवर। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। मैंने कहा ये काम मुझसे मत करवा, क्योंकि मैं कवि हूं ना कि कोई बाबा। आज रावण का काम पखंडी बाबा कर रहे हैं और शिष्याएं बेचारी सीता है, उन्हीं को हर रहे हैं। वाह 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 वाह। त्रेता में तो एक रावण था जिसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस युग में इतने रावण हो जाएंगे तो प्रभु किस किस को मारने आएंगे? क्या बात है। बंद करो ये सिलसिला, देखेंगे कल की रामलीला। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश। बोला आज आप हो जाओ बेहोश लक्षण मूर्छा देखने के बाद। एक बात को बताता हूँ साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा सहती है, माँ बच्चे के लालन पालन में कष्ट सहती है, लेकिन एक बाप के सीने में क्या दर्द होता है मैंने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात सच कहता हूँ दोस्तों, माँ ही होती है। माँ को पता होता है कि किस उम्र के बच्चे की क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, माँ सब जानती है। मैं एक मिसाल बताता हूँ साहब, कि अगर 6 साल का बच्चा माँ से कहे कि माँ आई लव यू, 6 साल का बच्चा अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ तुरंत कहेगी आई लव यू बेटा। अगर 12 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पैसे नहीं मेरे पास, अपने बाप से बात कर। लेकिन अगर 26 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है, बता मैं तेरे पापा से बात करती। लेकिन 36 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पहले ही कहा था,
इससे शादी मत कर, दुखी होगा। आया रोता हुआ मेरे पास। लेकिन अंतिम बात बताता हूँ साहब, और अगर आपको लगे कि मेरी बात बिल्कुल सही है तो फिर से कहूंगा, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। अगर 56 साल का नौजवान माँ से कहे माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अब मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला जब हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मान कर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैंने तुम्हें बड़े चाव से बड़े लाड से पाला है, लेकिन हर महीने फिर बेहोश हो जाता हूं जब तुम्हारे स्कूल की फीस भरने जाता हूं। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत और ईमानदारी रूपी संजीवनी लाएगा, तब तेरा बाप होश में आएगा। खैर रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। मैं अंतिम बंदे के अपना स्थान लेना चाहूंगा, और आपको लगे कि मैंने आप ही का दर्द समेट के आप ही के सामने रखा है तो मुझे तालियों से विदा कर देना साहब, बस इतना ही चाहूंगा। खैर रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मैंने बेटे को समझाया कि सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। कोई सब्जियों के दाम से, कोई बिजली के बिल के झटकों से, कोई पेट्रोल की कीमतों से, कोई पानी के मटकों से, कोई गैस के सिलेंडर से, कोई आलू और चुकंदर से। हिंदुस्तान का हर आम आदमी तिल तिल जल रहा है। रावण तो जलकर अगले साल फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज का आम आदमी जलता ही जाता है, जलता ही जाता है, जलता ही जाता है। चार पंक्तियों से बुलाता हूं कि टूटती जा रही है जो, वो प्रेम की श्रृंगार की बात करेंगी। कि टूटती जा रही है जो, वो सांसें जोड़ दो मेरी। टूटती जा रही है जो, वो सांसें जोड़ दो मेरी, नहीं तो जान जाएगी उम्मीदें छोड़ दो मेरी। और ब्रह्मचारी मुझे कहती है तो कहने दो दुनिया को, मेनका बन के आ जाओ तपस्या तोड़ दो मेरी। मेनका बन के आ जाओ तपस्या तोड़ दो मेरी। जोरदार तालियां रूबिया। हरी लाल की, राधा रानी की जय जय, जय जय श्री राधे। और किसी की बोलनी है? नौझील के प्यारे प्यारे श्रोताओं की, और यहाँ बैठे बैठे छोटे छोटे मंद मंद मुस्कान वाले, और होलिका मैया की आवाज नहीं आई। वार्ड नंबर 7 बहुत शांत है, आवाज आती नहीं है। और वार्ड नंबर 12 तो बहुत ही जानदार है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इससे तो पहली वाली अच्छी थी। विनोद भाई कह रहे रूबिया जी को यहाँ से चुनाव लड़वा दो। वार्ड 6 में 1800 वोट हैं, वहीं से जीत हो जाएगी। हाँ। और वो भी निर्विरोध। आपकी तो पक्का पता है निर्विरोध ही जीत होगा। राशन कार्ड में मेरा नाम लिखवा दो और यहीं का आधार कार्ड बनवा दो। और मैं बताऊं इनकी जीत क्यों होगी? करवा दो पता। इनकी जीत का कारण बता दूं, क्योंकि यहाँ का जो एक एक श्रोता है नौझील का, वो क्या सोचता है आपके बारे में कि नाम सिर्फ तेरा जपता हूँ और नहीं कुछ काम प्रिय। नाम सिर्फ तेरा जपता हूँ और नहीं कुछ काम प्रिय। सूरत तेरी पड़ी दिखाई, लिया हाथ में जाम प्रिय, और सारे जग की सुंदरता भी फीकी फीकी लगती है। धड़कन बनकर धड़क रहा है, दिल में तेरा नाम प्रिय। धड़कन बनकर धड़क रहा है, दिल में तेरा नाम प्रिय। बाबा की। गुप्ता जी, आप अपने चक्कर में ना रहे। ये नौझील, मैं अपने चक्कर में नहीं हूँ। मैं जो सामने लड़के देख रहा हूँ ना, कहीं तो अपनी माँ को भी लेके आए आपको दिखाने के लिए। ये नौझील के श्रोता है,
नौ झील यहाँ की प्रसिद्ध है। डुबका लगा लगा के एक एक कवि को बड़े मन से सराबोर होके सुनते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार श्रोता हैं और ये गमलों की तरफ खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो अभी बीज डाला हो और पौधा तैयार। गमलों की तरह नहीं खड़े, ये गम में डूबे हुए खड़े हैं कि अभी आप थोड़ी देर में चली जाओगी। मैं 4 पंक्तियां, जी स्वागत। अगर आपका मन हो, आपकी इजाजत हो। सरदार जी, आपकी बहुत देर से चहल पहल सुन रही थी। मैं आपके मन की बात जरूर करके जाऊंगी, बिल्कुल आपके मन की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अपने हम उम्र, अपने पूर्व और अपने भूतपूर्व नौजवानों के मन की बात कर लूं, फिर आपके मन की बात करूं। जी स्वागत स्वागत रुबिया जी, स्वागत। मैं 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर इजाजत देनी है तो फिर नौ झील वाले श्रोताओं की इजाजत दीजिए, जो हर वर्ष आप देते हैं दोनों हाथ गगन में उठा करके। एक बार घनघोर तालियां बजा करके पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा आपके लिए स्वागत स्वागत स्वागत। समझना ना मुझे, मैं हूं कि तेरे जान इशारों में। बाबा की आवाज आए तो ठहाके के साथ आए, या वहां से ठोको तो यहाँ तक ताल आए। कि समझना ना मुझे, मैं हूं कि तेरे जान इशारों में। तू तो खुश रहता है अपनी उजड़ी बहारों में। तरन्नुम छीन मत लेना मेरी गजलों से तुम वरना। तरन्नुम छीन मत लेना मेरी गजलों से तुम वरना। मैं तुमको बेच डालूंगी नौ झील के बाजारों में। आप कहो तो मैं भी इसका जवाब दे दूं जवाब इसका। कि दिल की बाजी हार गया हूं एक नटखट चंचल से। वाह कर सकते हो आप, इनका कॉपीराइट नहीं है वाह पर। कि दिल की बाजी हार गया हूं एक नटखट चंचल से मैं। कातिल मस्त अदाएं देखी हुआ दीवाना कल से मैं। और होले से मुस्कुराकर उसने जब से लव यू कहा मुझे। सींच रहा दिल का गुलदस्ता प्यार के गंगा जल से मैं। सींच रहा दिल का गुलदस्ता प्यार के गंगा जल से। 4 पंक्तियां और इनके लिए पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। तो पहले ही 4 पंक्तियों पे पानी मांगी बता। तुम तो अपना नंबर दे के जाना मुझे। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जाकर प्रसाद चढ़ा दे, मुराद पूरी होगी तेरी। मुझे कैसे लग रहे हैं गुप्ता जी? हाँ जी। मैं बिल्ली बनकर आई। मैं बिल्ली बनकर आई कबूतर तेरे लिए। मैं बिल्ली बनकर आई कबूतर तेरे लिए। मैं बिल्ली बनकर आई कबूतर तेरे लिए। पंजे हैं मेरे भाले कबूतर तेरे लिए। पंजे हैं मेरे भाले कबूतर तेरे लिए। माइक पे बैठा ज़रा ना फड़फड़ा ना फड़फड़ा। ऐसा फापेड़ो रोए नीचे पड़ा नीचे पड़ा। तू जान बचा कर भाग जा भैया अपनी खैर मना ले। पंजे हैं मेरे भाले कबूतर तेरे लिए। पंजे हैं मेरे भाले कबूतर तेरे लिए। कविता खत्म, तालियां बजाइए। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, नौ झील वालों, जो झगड़ा तो मारा है और राज्य वो मोहल्ला हो रहा है पूरा का पूरा, इसका क्या कारण है? मैं उस पूरे मोहल्ले को बता दूं कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है। जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है। आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है।
कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया, और तुम समझ रहे हो लड़की पटने वाली है। चार पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनेगा। इनकी गलतफहमियां दूर करती हूँ, पढ़ती हूँ सर, सुनेगा। आदरणीय आशीर्वाद चाहती हूँ आपका। चाहती हूँ चाहती हूँ मैं तुमको चांद पार ले जाऊं, चाहती हूँ मैं तुमको चांद पार ले जाऊं, मीठी मीठी बातें करूं और जान बार जाऊं, मीठी मीठी बातें करूं और जान बार जाऊं, नौजिल के प्यारो ये जो दिल का रिश्ता है, नौजिल के प्यारो ये जो दिल का रिश्ता है, डूबूं इसमें मैं तो और डुबकियां लगाऊं, क्या बात है, वाह 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 इसमें वाह 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 मैं तो और डुबकियां लगाऊं, चाहती हूँ मैं तुमको। चांद के पार ले जाने की बात करी, तुम तो मेरे साथ नौझील तक भी नहीं हो। अच्छा, तो कौन ये सी चांद के पार नहीं जाना चाहते, आपके साथ अपने घर जाना चाहते हैं ये। तो हाथरस ले जाऊं? ये बात सही है गुप्ता जी। हाथरस ले जाओ, कहीं ले यहाँ जाओ, के- हाथरस ले जाओ, कहीं ले जाओ, इनको तो रस चाहिए, रस। ये मायके वाले को क्या चाहिए? ऐसा लग रहा है दाल रखी है चूल्हे पे, बार बार सीटी बजा रहे हैं। दाल बाटी ना चाहिए? बीड़ी माचिस से काम नहीं चलता है, पान से दो भी नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, उसको रम चाहिए, उसको दारू वोदका चाहिए, और घर जाएगा तो उसको साथ में गर्लफ्रेंड भी चाहिए। और रशिक जी, यहाँ के श्रोताओं की खास बात बता दूं आपको, ये इतने अच्छे श्रोता हैं कि अगर पिताजी इनसे कहते हैं सुबह कि बेटा बाजार से जाकर के सब्जी ले आना, तो बोलते हैं हम पे टाइम हम ना आती, जाके तुम ले आओ, बजाते। मम्मी अगर ये कहे कि जाकर के बेटा बाजार से घर का सामान ले आना, तो सीधा जवाब होता है मम्मी तुम पे और कुछ काम ना है, बस तुम तो हमें सामान की बताते रहे, तो तुम अपने आप ले आओ। और अब सही बात ये कि ऐसे प्यारे श्रोता है कि अगर इनको मौका मिले, गर्लफ्रेंड का फोन आए और वो कहे कि सुन रहे हो जी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ गोल्डन पार्क में, आ जाओगे क्या? तो बंदा नौझील से बैठे सीधा मथुरा पहुंच जाए। बाबूलाल जी बाजार में जा रहे थे, एक महिला ने हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया, अपने घर ले गई। घर ले जाके बोली जैकेट उतारो, इन्होंने जैकेट उतार दी। बोले पजामा उतारो, इन्होंने पजामा उतारे। बोले कुर्ता उतारो, इन्होंने कुर्ता भी उतार दिया। बोली 2 मिनट रुको। अंदर गई, अंदर जाके अपने 5 साल के बच्चे को लेके आई। बोली बेटा बॉर्नविटा पिया कर, नहीं तो बाबूलाल डिगिया जैसा हो जाएगा। तालियां एक बार बजाओ जोरदार। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और रचना गोस्वामी जी को बुलाता हूं। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं रचना गोस्वामी जी को कि नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, स्वाभिमान से देश की गर्दन तन ही जाएगी। और अंतरिक्ष को चूम चुके हैं कदम सुनीता के, और प्रतिभा जिसमें हो वो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। प्रतिभा जिसमें हो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। आइए सुनते हैं रचना गोस्वामी जी। नौ झील की इस पावन धरा को मैं सशत नमन करती हूँ। अभी बाबूलाल डीजे बैठे हैं, ये रास्ता में न जाने मुझसे क्या क्या कह रहे थे। अगर इनकी देखो हालत देखो, ये है इस लायक
पता नहीं ये क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मैंने इनसे यही कहा कि रचना सुनिएगा कि मैं कली हूं एक चमन की, मैं कली हूं एक चमन की, रचना तेरी दासी नहीं। और नजर उठाकर देख लो इसको, हड्डी तक पे मांस नहीं, और इस हालत में करे मोहब्बत, बचने तक की आस नहीं। ये इनकी हालत है, सुनिएगा। और दो पंक्तियां और इनका जवाब देती हूँ। पता नहीं ये क्या बात कर रहे थे, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी यहाँ से आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं इस थोड़ी सी बात का मैं मंच पे जवाब दूंगी। सुनिएगा कि चिंगारी करती है कमाल, शोला नहीं करते। चिंगारी करती है कमाल, शोला नहीं करते, और कोयल के सामने कौवे बोला नहीं करते। रत्ना जी, देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। जी सुना दीजिए, आप भी मन में मत रखिए। देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, प्यासे तेरी इन काली घटाओं से नीर मांगेंगे। ये सर से दुपट्टा मत हटाना नहीं, वरना हम जैसे बुढ़े खुदा से फिर जवानी की दुआ मांगेंगे। बाबूलाल डीगिया जी, इनकी घर में बहुत बुरी हालत होती है, ये मंच पर आकर बहुत उछलते हैं। घर में इनकी क्या हालत होती है सुनिएगा, फिर आप सब जने बाद में मत कहना कि फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, और रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिटके, आए हो पिटके, आए हो पिटके। झाड़ू दिया या बेलन दिया, झाड़ू दिया या बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा क्या हालत होती है इनकी पराई नारी को देखकर कि घर में दाल तुम्हारी ना गलती, नार पराई आंखों में खलती। घर में दाल तुम्हारी ना गलती, क्या घर वाली से झगड़ा किया, दंगा किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और बाबूलाल जी सुनिएगा, रावण ने पंगा लिया था श्री राम जी से, सीता ले गए थे। क्या हालत हुई थी उनको, ये सारा देश, सारा विश्व, सारा और सभी जानते कि क्या हालत हुई थी। सुनिएगा, इसलिए कहती हूँ कि पराई नारी को नहीं छेड़ा जाता। कि पढ़ लो रामायण और गीता, रावण चुरा ले गया था सीता, और अपना ही गुड़मा सुहा कर लिया, सुहा कर लिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। रचना में मर्यादाता हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ के बात नहीं करता। अच्छा, मैं मर्यादाता हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ। कभी हूँ इसके पराये फूल को देखता जरूर हूँ, पर दूर से पराये फूल पर चुम्बन नहीं करता हूँ। तो आदरणीय, ये बात तो अच्छी, पर आप अकेले में क्यों फालतू बोलते, नहीं तो मैं क्यों बताती आपके घर की बात। जी सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब बातें करते हैं, लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से मैं इनको बताती हूँ इस उम्र में इनको कहाँ होना चाहिए। सुनिएगा कि चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए, ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए। रचना इन जुर्री ने देख के बुढ़ो मत समझे मोए। कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, और आम तब तक मजा नहीं देता तब तक पिलपिला नहीं होता। पंगा ही पंगा कह रही है, अभिनव करे हमसे पंगा मत ले, हम पहले लगड़े के जन्म के लंगड़े हमने टक कर देंगे जीप, और हमसे लगड़ो मत के नहीं हम कर जाएंगे, हमसे बोटो मत के नहीं हम कर देंगे ठीक, कर देंगे ठीक। करे ना मन में शंका, लंगड़ो हनुमान जान टूट दे रावण की लंका, पैर से लंगड़ो समझ के बोटो समझ के मोते पंगा मोल मत ले।
दीजिया जी, आप बहुत गलत नंबर लगा रहे हैं, एकदम रॉन्ग, एकदम रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। सुनिएगा, आप सब आनंद लो, बिल्कुल ताली नहीं बजाओ। मुझे ताली वगैरह से तो मैं किसी से कहती नहीं हूँ कि ताली बजाओ, क्यों बजाए ताली बजाए, तो वैसे ही बहुत देर से तालियां बज रही हैं। आप तो गीत का आनंद लो। सुनिएगा, इनकी ये बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं आदमी। सुनिएगा, रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए, रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए, ये डिगिया पागल हो गया कि करिए, ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया कि करिए, बिन मौसम बादल हो गया कि करिए। और डीजे सुनिएगा, अभी आप क्या कह रहे थे, नौटंकी करो न ज्यादा, तेरा नहीं नेक इरादा, कुछ मंचों की मर्यादा, इसका दिल घायल हो गया कि करिए, इसका दिल घायल हो गया कि करिए, संचालक पागल हो गया कि करिए। और अब मुझसे कुछ नहीं बोलना, नहीं तो पता नहीं मैं और क्या क्या बोल जाऊंगा आपके बारे में। और 4 पंक्तियां और प्यार की पढ़ती सुनिएगा। बनो तुम देवता मेरे, मैं पूजा की बनूं थाली। संचालक मोदी सुनिएगा, बनो तुम देवता मेरे, मैं पूजा की बनूं थाली, बनो तुम चांद से शीतल, मैं सूरज की बनूं लाली, बसा लूं मैं तुम्हें दिल में, मुझे भी तुम बसा लेना, बनो तुम घूंट अमृत का, मैं अधरों की बनूं प्याली, बनो तुम घूंट अमृत का, मैं अधरों की बनूं प्याली।